आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं बेताबी तेरे इश्क की भाग तेरा शुरू करने से पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया दोस्तों। जिस तरह से आप सभी कहानी के हर एक भाग को सराह रहे हैं तो हमारा मनोबल और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे ही साथ बने रहे तो आसानी होगी हमारे लिए। तो चलिए साथ में चलते हैं फिर भाग 13 के अंदर। श्री जब घर पहुंची तो घर में सब एक जगह इकट्ठे हुए उसी का इंतज़ार कर रहे थे और घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। वहीं प्रेम जी के हाथ में कुछ फाइल्स देखकर श्री उलझी हुई सी उनसे सवाल करने लगी। तब प्रेम जी ने भी अपनी बात कही और पुष्पा जी ने भी उसे कुछ जिम्मेदारियां सौंपने की बात कही तो श्री हक्की बक्की पुष्पा जी को देखने लगी। प्रेम और पुष्पा जी के घर में इस समय बहुत ही तनाव भरा माहौल हो चुका था। श्री की भौहें तनी हुई थी। वो कभी तनु को तो कभी पुष्पा और प्रेम जी की तरफ देख रही थी। प्रेम जी के हाथ में 4 फाइल्स थी। प्रेम जी ने एक एक करके चारों बहनों के हाथों में एक एक फाइल थमाते हुए कहा, हम चाहते हैं कि तुम चारों आज से ये जिम्मेदारी संभालो। तुम चारों का नाम पर कुछ पैसा फिक्स किए हैं, वो बराबर बराबर है। गाँव में जोन पुश्तैनी ज़मीन है वो भी तुम चारों का नाम कर दिए हैं। पुष्पा जी ने कुछ गहनों के बॉक्स लाकर सामने रखे थे। वो उन्हें आगे सरकाते हुए बोली, हमको पता नहीं कि बुआ जी का जानती हैं और का नहीं, बाकी हमारा पास इतना गहना है। श्री का शादी के लिए गहना बना था वो भी इसी में है। रतन तनु और राशि के लिए हाथ पे पैसा आएगा तो बनाने का सोचे हैं। दुकान अभी तुम्हारे पापा का ही है, बाद में वो भी तुम चारों का नाम पे हो जाएगा। इतना कहकर प्रेम जी और पुष्पा जी ने अपने अपने कमरे में जाने लगे। श्री ने पीछे से आवाज़ दी, लेकिन पापा मेरी बात तो सुनिए। लेकिन प्रेम जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। थके हुए कदमों से वो अंदर चले गए। उनके जाते ही श्री गुस्से में चीख पड़ी, ये सब क्या है? अचानक ये सब पापा, मतलब कि ये सब क्यों? रतन और तनु चुप रही, लेकिन राशि चुप नहीं रह पाई क्योंकि और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था तनु दी ने। रतन उठकर राशि के पास आकर बोली, राशि चुप करो और अंदर चलो। राशि ने नफरत भरी नजरों से तनु को देखा जो सर झुकाए बैठी हुई थी। श्री ने तनु को देखा जिसने एक शब्द भी नहीं कहा था। श्री राशि के पास जाकर खड़ी होकर बोली, राशि पूरी बात बताओ। रतन ने राशि को चुप रहने का इशारा किया। राशि कसमसा कर रह गई। श्री ने गुस्से में रतन को घूरा तो रतन ने नजरें चुरा ली। श्री ने कड़क अंदाज में कहा, राशि पूरी बात बताओ। राशि ने झिझकते हुए कहना शुरू किया, लेकिन फिर आवेश में आकर सब कुछ कह डाला। दी, आज तनु ने पापा मम्मी को बहुत कुछ बुरा भला कहा। उन्होंने ये तक कह दिया कि आप और वो उनकी सगी बेटी नहीं हो और ना वो आप दोनों के माँ बाप, इसीलिए वो उनकी बातें माने ऐसा ज़रूरी नहीं। और जब मम्मी ने तनु दी को समझाने की कोशिश की तो तनु दी ने ये प्रूफ करने को कह दिया कि क्या प्रूफ करने को कहा तनु ने? श्री की आवाज़ गूंज उठी। उन्होंने ये कहा कि वो इस बात को साबित करें कि वो हम चारों को बराबर प्यार करती हैं। तनु दी ने मम्मी से बहुत बदतमीज़ी की। उन्होंने ये भी कहा कि मम्मी ने दादी के गहने और बड़ी मम्मी के गहने भी अकेले हथिया लिए हैं। राशि गुस्से में बोल रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रतन पहले से ही रो रही थी। श्री ये सब सुनकर स्तब्ध थी। वो कुछ पल के लिए एकदम खामोश रही और फिर उसने आगे बढ़कर एक जोर का थप्पड़ तनु को लगा दिया। रतन और राशि ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन श्री यही नहीं रुकी। उसने एक एक कर कई तमाचे तनु को जड़ दिए। तनु भी रो पड़ी थी। शायद उसे पता ही नहीं था कि प्रेम और पुष्पा जी वाकई साबित कर देंगे। तनु रोते हुए कहने लगी, आई एम सॉरी दी, मुझे पता नहीं था कि। लेकिन श्री कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। कई हफ्तों तक तनु की बदतमीजियां सहते सहते आज पानी सर के ऊपर उठ चुका था। श्री चीखने लगी, क्या सॉरी? और क्या हो जाएगा सॉरी कहने से तनु? क्या पता नहीं था तुझे और क्या जानना था तुझे? बुआ दादी पर भरोसा कर लिया तूने और मम्मी पापा के प्यार पर नहीं कर पाई। इतने सालों से क्या बुआ दादी ने तेरा ख्याल रखा था? जब तू बीमार पड़ी तो क्या बुआ जी आई थी तेरे लिए? जब तुझे माँ की ज़रूरत पड़ी तो क्या बुआ दादी आई थी तुझे गोद में लेने? जब स्कूल में पेरेंट्स को बुलाया गया तो क्या बुआ दादी आई थी? और क्या याद दिलाना पड़ेगा तुझे? बुआ दादी ही तेरी सब कुछ है ना? और पापा ने तुझे सब कुछ दे ही दिया है, तो अब निकल यहाँ से, जा जा अपनी बुआ दादी के ही पास। श्री का गुस्सा नियंत्रण से बाहर था। उसने तनु का हाथ पकड़ा और खींचकर दरवाजे की तरफ ले जाने लगी। तनु का रोना और तेज़ हो गया। नहीं दी, प्लीज़ सॉरी। तनु को एहसास होने लगा था कि कितनी बड़ी गलती कर दी है उसने, लेकिन अब इन बातों का कोई फ़ायदा ना था।
राशि ने श्री को बताया कि कैसे तनु ने पिछले कई दिनों से पुष्पा और प्रेम जी से प्रॉपर्टी और गहने के लिए सवाल जवाब शुरू कर दिए थे। शुरू में प्रेम और पुष्पा जी ने तनु को समझाना चाहा, लेकिन तनु कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। लेकिन आज कॉलेज से आते ही तनु ने बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी। थक हार कर प्रेम और पुष्पा जी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। श्री ने तनु को दरवाजे पर ला छोड़ा और कमरे में जाकर उसका सामान निकालने लगी। तनु की रोने की आवाज़ें सुनकर पुष्पा और प्रेम जी बाहर आ गए और तनु को रोता देखकर वो दोनों घबरा गए। तनु दरवाजे के पास ज़मीन पर बैठी रो रही थी। रतन और राशि सोफे पर बैठी सिसक रही थी और श्री कमरे से तनु का सामान निकालकर हॉल में पटक रही थी। पुष्पा जी ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? तनु तनु काहे रो रही हो बाबू? पुष्पा जी ये सब पूछते हुए तनु के पास चली आई थी, लेकिन श्री की दहाड़ती हुई आवाज़ आई, मम्मी आप पीछे हटो, उससे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसने खुद ही कहा ना कि आप उसकी माँ नहीं हो तो नहीं हो, उसे हमारे साथ हमारे घर में रहने की ज़रूरत नहीं। इतना कहकर श्री ने तनु का बैग लेकर तनु के सामने पटक दिया। गुस्से में बोली, तनु अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हारा सारा सामान पैक कर दिया है, कुछ बचा हो तो वो भी ले लो, लेकिन निकलो यहाँ से। श्री का चेहरा और आंखें एकदम लाल हो चुके थे। श्री को हमेशा सबने शांत और मर्यादा में ही देखा था, लेकिन आज श्री का रौद्र रूप देखकर सभी हैरान थे। आज वो पुष्पा जी की बातें भी नहीं सुन रही थी। वो गुस्से में हाँफते हुए रतन के पास बैठ गई तो रतन श्री के गले लग गई। रतन हल्के से श्री के पीठ पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, दी प्लीज़ तनु को बाहर मत निकालो, रात हो चुकी है, वो कहाँ जाएगी? श्री और भड़क गई, कहाँ जाएगी? वो उसकी प्रॉब्लम है रतन, तुम अब भी उसकी तरफदारी कर रही हो। सबसे ज़्यादा उसने तुम्हें और मम्मी पापा को परेशान किया है, मैं उसे माफ़ नहीं करने वाली। प्रेम जी जो अब तक शांत थे वो श्री के पास आकर श्री के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, कितना गुस्सा आना है तुमको बाबू, अब शांत रहो। श्री उठकर प्रेम जी के सीने से लग गई और उसका क्रोध अब रुदन में बदल गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी, सॉरी पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे तनु की ऐसी हरकत से इतना बुरा लग रहा है तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितना दुख हो रहा होगा। श्री रोती रही। प्रेम जी की आंखें भी नम हो गई थी। पुष्पा जी के गले से लगकर रतन और राशि रो रही थी। तनु ने एक नज़र उठाकर अपने परिवार को देखा और फिर ज़मीन में नज़रें गड़ा ली। उसके आंसू ज़मीन को भिगाने लगे थे। तनु बहुत छोटी थी जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। छोटी बेटी होने के कारण वो अपने माता पिता की लाडली रही थी। अचानक से माँ बाप की मृत्यु उस छोटे बच्चे के लिए गहरा आघात था। पुष्पा जी ने उसे हर संभव प्रयास से प्यार से संभाला, लेकिन राशि भी उस समय बहुत छोटी थी, इसीलिए उनके लिए मुश्किल समय था। रतन बचपन से ही तनु के बेहद करीब रही थी, इसीलिए धीरे धीरे रतन ने उसे संभालना शुरू कर दिया था। और श्री तो थी ही, इस वजह से तनु और पुष्पा जी के बीच बहुत गहरा रिश्ता शायद नहीं बन पाया था। बुआ जी यदा कदा आती रहती तो उन्हें ये एक कमज़ोर कड़ी नज़र आ गई थी, जिसका फ़ायदा उन्होंने बखूबी उठाया। तनु कॉलेज में थी तभी बुआ जी का फ़ोन आया। तनु उनकी बातों में आकर पहले से ही बारूद का गोला बनी हुई थी और आज किसी तरह उस बारूद ने आग पकड़ ली थी। उसने छुट्टी होने का इंतज़ार भी नहीं किया और घर आ गई। घर आते ही उसने सबसे पहले पुष्पा जी से पूछा, मुझे मम्मी पापा की शादी की तस्वीरें देखनी हैं। पुष्पा जी ने 2 मिनट के लिए सोचा और कहा, ठीक है बाबू, हम कल निकाल देंगे। अभी चलो हाथ मुँह धो लो, हम चाय बना देते हैं। मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे वो तस्वीरें चाहिए। तनु ने जिस कठोर आवाज़ में ये कहा, पुष्पा जी मना नहीं कर पाई। उन्होंने अलमारी से चाबियां निकालकर उसे थमाते हुए कहा, तुम्हारे कमरे की निचली अलमारी में है। तनु ने चाबियां हाथ में ले ली और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। पुष्पा जी चाह कर भी तनु को कुछ कह नहीं पाई। वैसे भी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को बहुत सोच विचार कर उनसे बातें करनी होती हैं, और यहाँ तो तनु के दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि प्रेम और पुष्पा जी उसके माता पिता नहीं हैं। तनु कुछ देर बाद बाहर निकली और पुष्पा जी के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने एल्बम दिखाते हुए कहा, मम्मी ने अपनी शादी में जो गहने पहने हैं वो कहाँ हैं? पुष्पा जी हैरानी से कभी तनु को तो कभी एल्बम की ओर देखती। तभी राशि भी आ गई थी और तनु के हाथ में तस्वीरें देखती हुई बोली, इतनी पुरानी तस्वीरें मुझे भी देखनी है मम्मी, मुझे तो याद भी नहीं कि ये तस्वीरें मैंने कभी देखी हैं। राशि ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो तनु ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया, ये मेरे मम्मी पापा की तस्वीरें हैं, तुम ऐसे हाथ नहीं लगा सकती। राशि को तनु का व्यवहार चुभ गया तो उसने भी आवेश में कह दिया, क्यों नहीं लगा सकती, मैं भी देखूंगी ये तस्वीरें।
बहस बढ़ गई। तनु ने कहा, मैं नहीं दूंगी, लेकिन मैं तो देखूंगी। दोनों को ऐसे लड़ता देख पुष्पा जी ने राशि को रोकने की कोशिश की। राशि, बाबू तुम जाओ, पहले कपड़े बदलो, बाद में देख लेना। तनु का मूड पूरी तरह से उखड़ चुका था। राशि भी गुस्से में वहां से जाने लगी। तभी तनु ने बहुत बुरे ढंग से पुष्पा जी को कहा, मेरी मम्मी के गहने कहाँ हैं? राशि जाते जाते रुक गई और हैरानी से पलटकर तनु को देखने लगी। पुष्पा जी कोई उत्तर नहीं दे पाए तो तनु ने व्यंग्य से कहा, इसका मतलब बुआ दादी सही कहती हैं, आपने मेरी मम्मी के गहने भी हड़प लिए, आपने दादी के भी गहने रख लिए, आप सब कुछ अपने कब्जे में रखना चाहती हैं। पुष्पा जी अपने ऊपर लगे इस आरोप से हक्की बक्की खड़ी रह गई, लेकिन राशि को गुस्सा आ गया। वो तनु के सामने आकर चीखते हुए बोली, तनु दी, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम मम्मी से ऐसी बातें नहीं कर सकती। तुम बीच में मत बोलो राशि। क्यों ना बोलूं? मुझे मेरी मम्मी के गहने चाहिए, वो मेरी मम्मी की निशानी है, उस पर मेरा और श्रीदी का हक है, कोई और उसे नहीं हड़प सकता। बकवास बंद करो तनु दी और चुप हो जाओ, वरना क्या? वरना मैं पापा और श्रीदी से शिकायत करूंगी तुम्हारी, और मेरी मम्मी के गहने मुझे नहीं मिले तो मैं भी शिकायत कर सकती हूँ। दोनों बहनें आपस में उलझ पड़ी तो पुष्पा जी ने दोनों को चुप करवाने की कोशिश की। चुप रहोगी जी दोनों? कैसा झगड़ा कर रही हो जी? ऐसे सीखी हो तुम लोग? राशि 2 पल चुप रहो और गुस्से में पुष्पा जी से बोली, आपसे ऐसे कैसे बात कर सकती है ये मम्मी? राशि का गला भर आया था। जाहिर था कि तनु के व्यवहार से उसे बहुत दुख पहुंचा था। दुख तो पुष्पा जी को भी बहुत हो रहा था, लेकिन वो जताना नहीं चाह रही थी। अगर वो जताती तो राशि तनु से और ज़्यादा नाराज़ हो जाती। इसीलिए उन्होंने बात सामान्य करने की कोशिश की और बोली, वो खाली पूछ रही है बाबू, उसमें कोनो हर्जा भी नहीं है ना? हर्ज है मम्मी, वो पूछ नहीं रही, इल्ज़ाम लगा रही है, वो भी आप पर। वो ऐसा कैसे कर सकती है? राशि अपनी माँ के सीने से लगकर सिसकने लगी। पुष्पा जी ने मुश्किल से कहा, तनु बाबू तुम कमरा में जाओ, ये बारे में बाद में बात करेंगे। पुष्पा जी ने बात टालने के लिए ये कह दिया ताकि ये विवाद और ना बढ़े, लेकिन तनु कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। उसने कहा, बाद में नहीं, अभी बात करेंगे, और मैं कोई आरोप नहीं लगा रही, अपना हक मांग रही हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर मुझे ये हक नहीं मिला तब आरोप भी लग सकते हैं। पुष्पा जी अपने दिल को कड़ा कर वहाँ खड़ी थी। तनु के सर पर मानो कोई भूत सवार था। वो एक ही जिद के लिए खड़ी रही। तभी रतन आ पहुंची और माहौल के तनाव को भांप कर पूछ बैठी, मम्मी क्या हुआ? राशि क्यों रो रही है? पुष्पा जी ने बात खत्म करने की कोशिश की। अरे बाबू कुछ नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है, तुम एक काम करो, तनु को कमरा में ले जाओ, हम राशि को थोड़ा मना लें। लेकिन राशि किस बात पर नाराज है मम्मी? पुष्पा जी की नजरें तनु पर थी। रतन ने तनु को देखा तो तनु ने नजरें फेर दी। शायद वो रतन को जवाब नहीं देना चाहती थी। रतन ने आगे बढ़कर राशि के कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ राशि, मुझे बताओ। राशि ने कुछ पल कहना चाहा तो पुष्पा जी ने उससे आंखों से चुप रहने का इशारा किया। रतन ने ऐसा करते हुए देख लिया। मम्मी क्यों मना कर रही हो, क्या हुआ? क्या तनु ने कुछ कहा? तनु अपना नाम सुनते ही फट पड़ी। हाँ मैंने ही कहा है, मैंने बस मम्मी से अपना हक मांगा है, इसमें इतनी परेशानी वाली बात कोई नहीं है। फिर इतना ड्रामा क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। पुष्पा जी ने देखा कि शाम हो आई है, बात खत्म नहीं हुई तो और बढ़ जाएगी, इसीलिए वो राशि को छोड़कर तनु के सामने आ खड़ी हुई। बाबू चुप हो जाओ, तुमको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा, बस अभी शांत जाओ। तुम्हारे पापा आते होंगे, वो ये सब सुन लिए तो क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे, मैं बस अपना हक ही तो मांग रही हूँ। मैं रतन दी या राशि दी का हक नहीं मार रही। किसी को आभास नहीं था कि प्रेम जी दरवाजे पर खड़े ये सारा वाकया देख चुके थे। राशि की नज़र अचानक से प्रेम जी पर पड़ी तो वो दौड़कर अपने पापा के सीने से आ लगी। प्रेम जी को सामने खड़ा देख तनु एक पल को सकपकाई, लेकिन वो फिर कठोर हो गई। प्रेम जी आगे बढ़े तो पुष्पा जी ने कहा, अरे आप आ गए, हम चाय बनाते हैं। लेकिन प्रेम जी की आवाज़ गूंजी, मलकाइन बहुत ज़्यादा हो गया है सब, वैसे भी बच्चा लोग अब समझदार हो गया है, चलिए ज़रूरी काम कर लेते हैं। प्रेम जी ने तनु की तरफ देखा नहीं और पुष्पा जी को साथ लेकर कमरे में चले गए। जब वो बाहर आए तो उनके हाथों में फाइल्स और गहने थे। श्री ये सब सुनकर क्रोध से भर उठी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो तनु का क्या करे। यादव परिवार के लिए आज की रात बहुत भारी थी। पुष्पा जी ने खाना बनाकर टेबल पर रख दिया था। तनु अभी भी दरवाजे के पास बैठी थी। श्री ने सख्त हिदायत दी थी कि कोई उसके पास नहीं जाएगा। किसी को भी खाने की इच्छा नहीं हुई। पुष्पा जी अपने कमरे में प्रेम जी को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रही थी। तकलीफ तो पुष्पा जी को भी बहुत पहुंची थी, लेकिन एक पुरुष और एक पिता की पीड़ा भी अलग ही होती है।
पुरुष कठोर बना होता है, लेकिन फिर भी वो अंदर से टूट जाता है। प्रेम जी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो खामोश हो गए थे। अपने माता पिता और भाई भाभी को खोने के बाद इस परिवार को बेहद अपनेपन से सींचा था उन्होंने, लेकिन आज जो हुआ बहुत तकलीफदेह था। पुष्पा जी प्रेम जी का हाथ मजबूती से थामे बैठी थी। रतन और राशि सो चुकी थी। राशि ने मुश्किल से रतन को सुलाया था, क्योंकि रतन का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। उसे सुलाते सुलाते राशि खुद भी सो गई थी। तनु अभी भी बाहर ही बैठी थी। श्री अकेले बैठी हुई थी। प्रेम और पुष्पा जी के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। सुबह श्री की आंख खुली, वो डाइनिंग टेबल पर ही सिर रखे सो गई थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे तनु कहीं दिखाई नहीं दी। वो झटके से उठ खड़ी हुई और कमरे में जाकर देखा, तनु वहाँ भी नहीं थी। वो हड़बड़ी में इधर से उधर देखने लगी, लेकिन पूरा घर छान मारने के बाद भी तनु उसे नजर नहीं आई। पिछली रात जो भी हुआ सब कुछ उसकी नज़रों के सामने घूम गया। क्या तनु सच में कहीं चली गई? वो घर छोड़ के चली गई क्या? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैं गुस्से में थी, लेकिन वो तो अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकती थी ना। ऐसे कैसे चली गई वो कहीं? श्री परेशान से तनु को ढूंढने लगी। तभी किचन से कुछ आवाज़ें आई तो श्री चौंक कर देखने लगी। किचन में तनु चाय बना रही थी। श्री ने कुछ भी नहीं कहा और वापस आकर सोफे पर बैठ गई। तनु काफ़ी देर तक किचन से बाहर नहीं आई और ना ही श्री वापस उसे देखने गई। श्री अपना फ़ोन उठाकर देखने लगी। युवराज के कई मिस्ड कॉल्स थे। उसने युवराज के भेजे संदेश पढ़े। श्री जी, मुझे ज्ञात है कि आप परेशान हैं, किंतु पूर्ण विश्वास है कि आप सब कुछ ठीक कर लेंगी। गहरी चोट को ठीक करने के लिए उसे समय देना अनिवार्य होता है। श्री जी, सदैव इस बात को स्मरण रखिएगा। श्री ने गहरी सांस ली और सोफे पर पसर गई। थोड़ी देर बाद पुष्पा और प्रेम जी भी कमरे से बाहर निकले। पुष्पा जी चाय बनाने किचन की तरफ मुड़ी, तभी तनु सकुचाते हुए किचन से चाय के ट्रे लिए बाहर आई। श्री मुंह फेरकर कमरे में चली गई। तनु ने थरथराते हाथों से चाय के कप प्रेम और पुष्पा जी के सामने रख दिए। पुष्पा जी ने प्रेम जी को देखा, लेकिन प्रेम जी उठकर कमरे में चले गए। तनु को अच्छा नहीं लगा। उसने धीरे से कुछ कहना चाहा, मम्मी, लेकिन पुष्पा जी उठकर खड़ी हो गई और चाय का कप अपने हाथ में उठाते हुए बोली, हम दोनों कमरा में ही पी लेंगे बाबू, तुम परेशान मत हो। तनु वहाँ अकेली रह गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। तनु उस घर में ही थी, लेकिन कोई भी उससे बात तक नहीं कर रहा था। तनु श्री से कई बार माफ़ी मांग चुकी थी, लेकिन श्री कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। तनु ने पुष्पा जी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये कह दिया, बाबू, जब कहीं चोट लगता है तब ठीक होने में टाइम लगता है ना, तब तनी समय दो, सब ठीक हो जाएगा। रतन शाम को स्कूल से लौट रही थी, तभी उसने देखा कि सामने कोई लिफ्ट मांग रहा है। करीब आते ही उसने देखा कि वो संजय था। रतन के हाथ स्वयं ही ब्रेक पर कस गए। उसने मुस्कुराते हुए स्कूटी रोक दी। आप यहाँ? शायद आपसे मुलाकात होनी थी, किसी काम से इस तरफ आना हुआ था। आइए बैठिए, रतन ने कहा तो संजय मुस्कुराता हुआ रतन के पीछे बैठते हुए बोला, लेकिन आपको किराया लेना होगा। जी? आइसक्रीम। रतन ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी और अपनी स्कूटी मार्केट की तरफ मोड़ दी। आशी की शादी बेहद नज़दीक थी। श्री ने सारे कपड़े डिलीवर कर दिए थे। शालिनी भार्गव ने पेमेंट के लिए श्री को आज भार्गव निवास बुलाया था। श्री सकुचाती हुई भार्गव निवास पहुंची। भार्गव निवास अब उसके लिए अपरिचित नहीं था। श्री सभी औरतों के साथ बैठी हुई थी। भार्गव परिवार श्री के काम से बहुत खुश था। सावित्री जी ने श्री की तरफ चेक बढ़ाया ही था, अचानक संजय कहीं से आ गया और सावित्री जी के पास बैठते हुए कहा, दादी माँ, श्री जी ने वाकई काम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन क्या संजू? सावित्री जी ने पूछा। महिलाओं के कपड़े तो बेशक इन्होंने बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन लगता है पुरुषों के कपड़ों पर ज़्यादा अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है इन्हें। श्री हैरानी से संजू को देखने लगी। आशी और मिशा भी संजय को देखने लगी। आशी ने कहा, संजय भैया, लेकिन दादाजी और पिताजी के कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, कोई समस्या नहीं है उनमें, लेकिन मेरे कपड़ों में है। तभी संजय को हैरानी से देख रहे थे। श्री ने बात संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं संजय जी, जो भी कमी है मैं उसे ठीक कर दूंगी, आप मुझे बता दीजिए, आप स्वयं देख लीजिए। यह कहकर संजय अपने कमरे में चला गया और अपने कपड़े ले आया। श्री ने देखा कि संजय के कुर्ते के बटन टूटे हुए हैं। श्री को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कहा, ओ, ये तो मैं ठीक कर दूंगी, वो बटन दे दीजिए मुझे। लेकिन वो बटन मेरे पास नहीं है, ये टूटे हुए ही आए थे। श्री थोड़ी मायूस हो गई। इसे बुटीक लेकर जाना होगा, मैं ठीक करके ले आऊँगी। श्री जितनी देर वहाँ बैठी रही, युवराज नज़र नहीं आया। श्री की नज़रें उसे ढूंढ तो रही थी, लेकिन वो खामोश थी। उसकी नज़र बार बार उसकी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर जा रही थी। संजय घूमते हुए श्री की तरफ आ बैठा
और धीरे से बोला, आज पंडित को देर होगी श्री जी, आप चाहें तो उसकी प्रतीक्षा कर सकती हैं यहाँ। श्री चौंक कर संजय की तरफ मुड़ी, लेकिन संजय वहाँ से उठकर आशी के पास जा बैठा था। श्री ने संजय के कपड़े उठाए और बोली, जी मैं चलती हूँ। सावित्री जी ने कहा, बेटा अपना हक लेने से पीछे नहीं रहते। ये कहकर उन्होंने श्री के हाथ में चेक रख दिया। श्री मुस्कुरा दी। वो बाहर निकली तभी सामने मुख्य दरवाजे से युवराज आता हुआ दिखाई दिया। युवराज को देखकर श्री ने उसका अभिवादन करते हुए कहा, पंडित जी गुड इवनिंग। शुभ संध्या श्री जी। आज संध्या की ये बेला इतनी सुंदर क्यों है? इसका रहस्य अब समझ में आया मुझे। जी। श्री को कुछ समझ नहीं आया तो उसने असमंजस्य से सवाल पूछा। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके कदम हमारे आंगन में हैं तो हमारी संध्या सुंदर हो गई। श्री मुस्कुरा उठी। वो युवराज के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, इतनी बातें कैसे बना लेते हैं आप? मैं बातें नहीं बनाता, मेरी दृष्टि आप पर पड़ी और हमारे हृदय में जो विचार आए वो हमने मुख से स्वतः निकल आए। श्री ने मन ही मन कहा, मेरे दिल की बातें जुबान पर कब आएंगी जाने, जब आप अपनी भावनाएं स्वीकार करना सीख जाएंगे तब। युवराज ने जवाब दिया। श्री ने हैरानी से युवराज को देखा, लेकिन मैंने कुछ कहा ही नहीं। आपके मुख ने कुछ नहीं कहा, किंतु आपके चेहरे ने बहुत कुछ कहा। युवराज ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। श्री आगे बढ़ती हुई बोली, आती हूँ। युवराज ने कहा तो श्री मुड़कर रुक गई। चलती हूँ के स्थान पर आती हूँ कहा करें। जिसे आपकी प्रतीक्षा हर क्षण होती है उसे सकारात्मक आशा बनी रहती है। श्री ने सर हिला दिया। युवराज ने कहा, यदि आपके पास थोड़ा समय हो तो मेरे साथ बगीचे का एक चक्कर लगाएंगी आप? श्री ने कुछ नहीं कहा। युवराज आगे बढ़ गया तो श्री उसके पीछे हो ली। युवराज ने अपने कदम धीमे किए और श्री के बराबर में चलने लगा। श्री सर झुकाकर मुस्कुरा दी। युवराज ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली। श्री एक पल को चौंकी, लेकिन युवराज के हथेलियों के सुखद एहसास ने उसके झिझक को दूर कर दिया था। श्री ने भी अपनी हथेली कस ली। युवराज और श्री खामोशी से बगीचे में टहलते रहे। थोड़ी देर बाद युवराज उसको बाहर तक छोड़ आया। श्री नई ऊर्जा के साथ वहाँ से निकल गई। यादव परिवार में पिछले दिन जो कुछ भी हुआ था उसका असर कम होने लगा था। हालांकि तनु से कोई अब बात भी नहीं कर रहा था, लेकिन माहौल में शांति थी। डिनर के लिए पूरा परिवार जमा था। प्रेम जी श्री जी से कुछ बातें कर रहे थे। राशि और रतन आपस में व्यस्त थी। पुष्पा जी खाना लगा रही थी। तनु ने एक नज़र सबको देखा और अपनी जगह पर खड़ी होकर बोली, पापा मुझे कुछ कहना है। श्री गुस्से में उठ खड़ी हुई। इनफ तनु, अब अगर तुमने कोई बकवास की तो मैं खुद तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर कर दूंगी। तनु सहम गई। प्रेम जी ने उसे शांत करवाने की कोशिश की। बाबू शांत हो जाओ पहले तुम। नहीं पापा, अब मैं इसे और मौका नहीं दूंगी। तभी तनु ने दबी सी आवाज़ में कहा, मैं बस माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि किसी को ठीक से सुनाई नहीं दिया। श्री ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने अभी? तनु श्री के गुस्से से डर गई थी। उसने थोड़ा संभल कर कहा, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। एक पल के लिए वहाँ सन्नाटा पसर गया। प्रेम जी की नज़रें अपनी थाली पर जमी रही। पुष्पा जी की नज़रें प्रेम जी पर थी। रतन और राशि एक दूसरे को देख रही थी। तनु हिम्मत करके आगे गई और प्रेम जी के पास जा खड़ी हुई। उसने सर झुका कर कहा, पापा मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रेम जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तनु पुष्पा जी की तरफ मुड़कर बोली, मम्मी बुआ दादी ने मुझसे जो कुछ भी कहा मैं उसे सच मान बैठी। मैं जानती हूँ कि मुझे उनका भरोसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन श्री एक बार फिर भड़क उठी। लेकिन क्या? उन्होंने तुमसे कुछ कहा और तुमने मान लिया? बुआ जी पर यकीन था तुम्हें, मम्मी पापा पर नहीं। अगर नहीं था यकीन तो एक बार पूछ तो लेती, अपने मन के सारे शक दूर कर लेती। दूध पीती बच्ची हो क्या तुम? इतनी कान की कच्ची कैसे हो सकती हो तुम? कैसे तुमने मम्मी पापा पर इल्ज़ाम लगाए? कैसे तुमने अपनी परवरिश को ही गलत साबित कर दिया? कैसे तुमने अपने इतने सालों के प्यार पर उंगली उठा दी? तनु श्री गुस्से में हाँफने लगी थी। प्रेम जी अपनी जगह पर खड़े होकर बोले, बाबू कितना गुस्साती हो जी तुम, उसको बात तो पूरा करने दो। श्री चुप हो गई और झुंझलाते हुए अपनी जगह पर बैठ गई। तनु ने प्रेम जी का हाथ पकड़ लिया। पापा आई प्रॉमिस अब कभी कोई गलती नहीं करूँगी। तनु की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने पूरी बात प्रेम जी और पूरे परिवार के सामने रख दी कि कैसे बुआ जी ने उसके मन में अपने ही परिवार के खिलाफ जहर भरा। लेकिन जब प्रेम और पुष्पा जी ने चारों बहनों के नाम अपनी सारी दौलत कर दी तो उसकी आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है।
प्रेम जी ने तनु को सीने से लगा लिया। एक बार फिर यादव परिवार एक हो चुका था, लेकिन प्रेम जी की आंखों में एक दृढ़ भाव नजर आ रहा था। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। श्री अभी भी तनु से नाराज थी। रतन और राशि भी सहज नहीं थी, लेकिन पुष्पा जी अपना पूरा प्रयास कर रही थी। तभी प्रेम जी ने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर लगा दिया। प्रणाम बुआ जी। प्रेम जी ने जैसे ही ये कहा, पूरा परिवार उनके चारों ओर जमा हो गया। हम कह रहे हैं कि आपका एक आंख से तो अब ठीक से दिखता है ना, तो हम सोच रहे थे कि अब दूसरा भी बनवा दें। आप कोनो दिन बोकारो आ जाइए। थोड़ी देर बात करके प्रेम जी ने फ़ोन रखा तो अपने घर वालों की आंखों में सवाल देखकर मुस्कुराते हुए बोले, एक आंख से देखने में दिक्कत होता है ना बाबू, एक पक्ष दिखता है, लेकिन हम सोचे कि दूसरा पक्ष बुआ जी को देखना चाहिए, ताकि फिर कबो वो हमारा घर तोड़ने का कोशिश ना करें। आशी की शादी के कार्ड छप कर आ चुके थे। युवराज और संजय ने सारी जिम्मेदारी बखूबी उठा रखी थी। पूरा भार्गव परिवार इस पहली शादी की तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगा हुआ था। इस कारण युवराज बहुत दिनों से श्री से मिल नहीं पाया था। श्री को भी युवराज की कमी महसूस होने लगी थी। हालांकि हर रात युवराज का मैसेज ज़रूर आता था। हर रात की तरह इस रात भी युवराज का मैसेज आया। बहुत व्यस्तता के भरा दिन रहा श्री जी, बहुत थक गया हूँ, किंतु नींद तो अभी आती है जब आपके संदेश मिल जाते हैं। श्री ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्या हम कल मिल सकते हैं? बहुत दिन हो गए हैं इसीलिए। युवराज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कई बार श्री के संदेश पढ़े और फिर उत्साहित होकर बोला, कल मेरी प्रतीक्षा करिएगा। श्री अगले पूरे दिन बुटीक पर युवराज का इंतज़ार करती रही, लेकिन युवराज नहीं आया। श्री बार बार अपना फ़ोन देखती रही, लेकिन युवराज का कोई संदेश भी नहीं आया था। श्री अपने काम में मन लगाने की कोशिश करने लगी। रतन को आज देर हो गई थी। वो घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेकर आ रही थी। वो घर पहुंचने ही वाली थी कि थोड़ी दूरी पर उसे युवराज और संजय नजर आ गए। वो उनके पास आ खड़ी हुई और युवराज को देखकर बोली, सर आप यहाँ? युवराज रतन को देखकर मुस्कुरा दिया। रतन कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद आपको देख रहा हूँ मैं अच्छी हूँ सर। अब तो मुझे जॉब भी मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे गर्व है आप पर। थैंक यू सर। युवराज चुप हो गया और संजय की तरफ देखकर हल्के से कहा, संजू मुझे लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए। ऐसे कैसे? अभी हमारा काम पूरा कहाँ हुआ? युवराज निसहाय खड़ा रहा। संजय ने रतन से कहा, रतन जी हम आपका घर ही ढूंढ रहे थे। दादाजी ने आपके पिता को परिवार सहित आशी की शादी में आने का निमंत्रण भेजा है। रतन खुश होते हुए बोली, सर आइए ना, मेरा घर यहीं पास ही में है। रतन उत्साहित होकर संजय से बोली, इतने देर से आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे थे? इतने देर से ज़रूरी बात बताई ही नहीं। जी तो वो मैं, अब चलिए घर चलकर बातें होंगी। रतन ने अनुरोध पूर्वक युवराज से कहा, आइए ना सर। युवराज ने सर हिला दिया और रतन के पीछे हो चला। रतन ने आगे बढ़कर अपने घर का बाहरी दरवाज़ा खोला, आदर पूर्वक युवराज और संजय को अंदर ले आई। संजय इधर उधर देख रहा था, जबकि युवराज झिझक रहा था। रतन के घर के अंदर आई और थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली, मम्मी देखो हमारे घर कौन आए हैं। पुष्पा जी अपने कमरे से निकलते हुए बोली, एक तो इतना देर से आई हो, आप कहाँ का राजा महाराजा को लेके आई हो जी? सांझ हो गया, अब तक चाय नहीं बना के तुम्हारा साथ चाय पियेंगे। रतन ने टेबल पर सामान रखा और बोली, मम्मी राजा महाराजा ही हैं, आप देखो तो सही। पुष्पा जी ने दरवाजे की तरफ देखा और हैरानी से हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ी। अरे सच्चों में महाराजा ही आए हैं, प्रणाम करते हैं, आइए आइए ना। युवराज ऐसे स्वागत से बहुत असहज हो रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप मेरी माँ समान हैं, कृपया मेरे सामने हाथ ना जोड़ें। आपका तो पैर छूना चाहिए। आप हर तरह से बड़े हैं। आप हमारा घर आकर हम लोग का मान बढ़ा दिए। पुष्पा जी के जुड़े हुए हाथ जुड़े ही रहे। युवराज ने आगे बढ़कर पुष्पा जी के हाथों को अपने हाथों में भर लिया। मैं रीति रिवाजों में बहुत विश्वास रखता हूँ, किंतु ऐसे रिवाज जिसकी वजह से आप जैसे सम्मानित और उम्र में बड़े व्यक्ति मेरे समक्ष हाथ जोड़ें, ये स्वीकार नहीं मुझे। अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से अभी के अभी ना जाऊँ तो मेरे समक्ष हाथ ना जोड़ें। पुष्पा जी ने हाथ सीधे कर लिए। आइए ना बबुआ, स्वागत है आपका। आपका आने से हमारा सा घर धन्य हो गया। सच बताएं तो बहुत बार मन किया कि आपको एक बार अपना घर बुलाएं, आपका धन्यवाद करें। रतना, पूरा परिवार के लिए आप जो किए हैं उसके लिए हम हमेशा के लिए आपके आभारी हो गए हैं। पुष्पा जी भावुक होने लगी तो रतन ने आगे बढ़कर कहा, मम्मी सर के लिए चाय नाश्ता नहीं बनाएंगी आप? राशि और तनु भी कमरे से बाहर निकल आई और हाथ जोड़कर युवराज का अभिवादन किया।
नमस्ते सर। युवराज ने भी हाथ जोड़ दिए। पुष्पा जी ने आदर सहित संजय और युवराज को बिठाया और बातें करने लगी। रतन, राशि और तनु युवराज के लिए पानी लेने चली गई। युवराज ने एक नज़र इधर उधर दौड़ाई, शायद उसकी नज़रें श्री को ढूंढ रही थी। संजय की नज़रें रतन की तरफ उठी तो रतन ने बूहें उठा दी। संजय हंस पड़ा। पुष्पा जी ने कहा, हम इन्हें नहीं कहेंगे कि तई लड़की लोग मेहमान लोग का खाली पानी पिए के विदा कर देगी। बुआ जी आप लोग बैठ जाइए, हम अभी आते हैं। युवराज ने कहा, इतने कष्ट की आवश्यकता नहीं है माता जी, हम बस थोड़ी देर के लिए ही आए हैं। देखिए बापू, मेहमान आता अपनी मर्जी से है लेकिन जाता नहीं, तो आप लोग भी ऐसे ही थोड़ी ना जाएंगे। हम कह दिए कि आप लोग खाना खा के ही जाएंगे। युवराज मुस्कुरा दिया। पुष्पा जी किचन में चली गई। रतन और तनु भी उनके पीछे हो ली। राशि युवराज से बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद घर के बाहर स्कूटी रुकने की आवाज़ आई तो राशि ने कहा, लगता है श्रीदी आ गई। श्री का नाम सुनकर युवराज के चेहरे पर चमक आ गई। श्री अंदर आई। उसका ध्यान बिल्कुल भी सामने बैठे मेहमानों की ओर नहीं था। उसने अंदर आकर स्कूटी की चाबी टांगी और जूते उतारते हुए जोर से बोली, रतन देखो स्कूटी में कुछ सामान है, लेकर आओ। श्री दरवाजे के सामने खड़ी कुर्सी पर निढाल हो गई। राशि उठकर श्री के पास आकर बोली, दी। लेकिन श्री ने कहा, राशु स्कूटी में बुटीक के कुछ ज़रूरी सामान है, लाकर कमरे में रख दो। आज बहुत थक गई हो दी। श्री ने आंखें बंद कर ली और सर हिला दिया। राशि बाहर चली गई। श्री आंखें बंद किए कुर्सी पर निढाल रही। तभी उसे चंदन की जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। उसने झट से आंखें खोली तो सामने युवराज पानी का ग्लास लिए खड़ा नजर आया। श्री झटके से उठकर खड़ी हुई और आंखें फाड़ फाड़ कर युवराज को देखने लगी, माने यकीन करने की कोशिश कर रही हो कि सामने सच में युवराज है या नहीं। युवराज ने मुस्कुराकर कहा, हमारी उपस्थिति पर विश्वास कर लीजिए श्री जी। मैंने कहा था कि हमारी प्रतीक्षा करिएगा, लेकिन यहाँ मैं ही आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं तो सारा दिन बुटीक में आपका इंतज़ार करती। श्री हड़बड़ाहट में बोल गई। युवराज मुस्कुरा दिया। युवराज ने श्री का हाथ पकड़ा और पानी का ग्लास थमाते हुए कहा, पानी पी लीजिए श्री जी, बहुत थक गई आप। श्री ग्लास थामे खड़ी रही। युवराज ने उसकी नज़रों में देखते हुए कहा, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। श्री ने नजरें झुका ली और पानी पीने लगी। युवराज की मौजूदगी ने श्री की सारी थकान खत्म कर दी थी। तभी प्रेम जी भी घर लौट आए। यादव परिवार में आज उत्सव सा माहौल बन गया था। पुष्पा जी रात के खाने की तैयारी में जुट गई थी। यादव परिवार में आज युवराज भार्गव मेहमान बनकर पधारे थे। ये यादव परिवार के लिए गर्व की बात थी। प्रेम जी भी युवराज और संजय को वहां देखकर बहुत प्रसन्न थे। श्री को ये सब देखकर अलग ही खुशी मिल रही थी। पुष्पा जी रतन की सहायता से फटाफट सबके लिए चाय बना लाई। प्रेम जी ने चाय पीते हुए कहा, यह हमारा परिवार के लिए बहुत सम्मान का बात है कि भार्गव परिवार की तरफ से हमको न्योता मिला है। बड़े पंडित जी को हमारा प्रणाम कहिएगा। जी, मैं अवश्य ही कह दूंगा। युवराज का व्यक्तित्व और विनम्र स्वभाव वहां उपस्थित प्रत्येक इंसान का दिल जीत चुका था। चाय पीने के बाद युवराज ने जाने इजाज़त मांगी तो पुष्पा जी ने रोकते हुए कहा, ऐसे कैसे जाने देंगे बाबू, आप पहला बार घर आए हैं, तब बिना भोजन के तो हम नहीं जाने देंगे। युवराज की उपस्थिति में वहां संजय को बोलने का मौका कम ही मिल पा रहा था। संजय और युवराज ने एक दूसरे को देखा। संजय ने कहा, लेकिन हमें देर हो जाएगी माता जी। रतन बीच में बोल उठी, कोई देर नहीं होगी, वैसे भी रात के खाने का समय है। संजय खामोश रह गया। युवराज ने कहा, माता जी आपको व्यर्थ में कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। पुष्पा जी बोली, कष्ट कैसा बबुआ जी, जहाँ इतना लोग का खाना बनेगा वहाँ 2 और लोग का बन जाने में कितना कष्ट होगा। आप लोग बैठकर बात करिए, तुरंत बन जाएगा खाना। युवराज ने विवश होकर श्री की तरफ देखा तो श्री ने धीरे से कहा, पंडित जी रुक जाइए ना, अब तो मना करने का प्रश्न ही नहीं उठता। युवराज ने सर हिला दिया। श्री मुस्कुराकर पुष्पा जी के साथ किचन में चली गई। प्रेम जी भी व्यवस्था देखने चले गए। राशि, तनु और रतन वहीं बैठी रही। रतन इधर उधर की बातें करने लगी। तभी श्री ने उसे आवाज़ देकर बुला लिया। रतन के जाने के बाद राशि और तनु चुपचाप बैठी रही। शायद उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो युवराज से क्या बात करें। संजय ने हल्की फुल्की बातें की और फिर वो भी चुप रह गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद राशि ने झिझकते हुए कहा, सर अगर आपको यहाँ बोर हो रहा तो क्या अब तक आप मेरी पढ़ाई में मदद कर देंगे। युवराज के कहने से पहले ही संजय ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। राशि खुशी से अपनी किताबें लेकर आ गई। फिजिक्स की किताब देखकर युवराज ने मुस्कुराकर संजय को देखा और फिर राशि से कहा, भौतिक विज्ञान तो संजय का विषय रहा है और ये इसमें पारंगत भी है। इस विषय में हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे, किंतु संजय अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। युवराज मुस्कुरा दिया तो राशि संजय की ओर देखने लगी। किसी बहाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
इसीलिए संजय चुपचाप किताबें लेकर तनु और राशि को पाठ समझाने लगा। युवराज का फ़ोन बजने लगा तो वो बाहर बागान में निकल आया और बातें करने लगा। थोड़ी ही देर में श्री वहाँ आ खड़ी हुई और युवराज की बातें खत्म होने का इंतज़ार करने लगी। युवराज को आभास हुआ कि किसी के होने का, तो उसने मुड़ कर देखा, फिर अपनी बात खत्म कर श्री के पास आ खड़ा हुआ। कुछ कहने आई हैं आप? जी, श्री ने हिचकते हुए कहा। प्रश्न कर रही हैं आप या उत्तर दे रही हैं? श्री ने अपनी झेप मिटाते हुए पूछा। वो मम्मी ने पूछा है कि खाने में समय है अभी, तो एक कप चाय लेंगे आप? युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। माताजी के स्थान पर आपने पूछा होता तो अवश्य ले लेता। श्री युवराज की नज़रों में देखकर बोली, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो वहाँ से जाने को मुड़ी, तभी युवराज ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो चौंक कर मुड़ी तो युवराज को मुस्कुराता हुआ देखकर बोहें सिकोड़ कर खड़ी हो गई। शायद आपने सुना नहीं, माताजी ने पूछा है, आपने नहीं, इसीलिए अब मैं चाय नहीं लूँगा। श्री ने धीरे से कहा। अगर मैं कहूँ कि मम्मी ने नहीं बल्कि मैंने पूछा तो? युवराज ने उसकी कलाई अपनी तरफ खींची तो श्री भी खींचकर युवराज के करीब आ गई। उसके बाल चेहरे पर बिखर गए। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। ये क्या कर रहे हैं आप? जो आप सोच रही हैं वो तो नहीं करने वाला। श्री के गाल शर्म से लाल हो गए। युवराज ने श्री की कलाई छोड़ दी और 2 कदम पीछे होकर खड़ा हो गया। श्री ने अपने बाल ठीक किए और युवराज की तरफ देखने लगी। युवराज ने कहा, जहाँ आप खड़ी थी वहाँ अंधकार था, वहाँ पर्याप्त रोशनी नहीं थी कि आपको ठीक से देख सकूं, बस इसीलिए आपको यहाँ ले आया। अब मैं आपको कुछ क्षण के लिए अपने नेत्रों में भर सकता हूँ। श्री युवराज की सम्मोहित कर देने वाली आंखों के आकर्षण में खोई वहीं खड़ी रह गई। युवराज ने थोड़ी देर बाद कहा, अब आप जा सकती हैं श्री जी। श्री को मानो कुछ सुनाई ना दिया हो, वो युवराज की आंखों में ही देखती रही। युवराज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसके करीब आकर खड़ा हो गया। उसने श्री का हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, यदि आप इसी प्रकार से हमें देखती रही तो आप हमारी आंखों की बंदनी हो जाएंगी और फिर इन आंखों से दूर जाना कठिन हो जाएगा। आपने हवास खो चुकी श्री के मुंह से निकला, इनसे दूर जाना भी नहीं चाहती मैं। युवराज मुस्कुरा दिया। अचानक ही उसकी तंद्रा टूटी और वो झेक कर पीछे हट गई। मैं वो चाय लेकर आती हूँ। ज़्यादा चाय सेहत के लिए बुरी होती है श्री जी। वैसे भी भोजन करने वाले हैं हम, तो चाय की आवश्यकता नहीं। श्री ने सर हिलाया और तेज़ी से अंदर चली गई। युवराज उसे जाता हुआ देखता रहा और फिर अपने आप से बोला, इश्क तो आपको भी है श्री जी, बस प्रतीक्षा है उचित समय की। श्री भागते हुए किचन में चली गई और तैयारियों में लग गई। बहुत ही कम समय में भोजन तैयार हो चुका था। पुष्पा जी टेबल लगाने लगी और रतन सभी को खाने के लिए बुलाने चली गई। रतन हॉल में आई तो उसने देखा कि संजय पूरी लगन से राशि और तनु को कुछ समझा रहा था और वो दोनों पूरी तन्मयता से संजय को सुन रही थी। राशि बोल उठी, कितनी आसानी से सब कुछ समझा दिया सर आपने। मुझे तो ये पाठ बहुत ही मुश्किल लगता था। थैंक यू सर। कोई भी पाठ तब तक ही मुश्किल होता है जब तक हम उसे सीख ना लें। जब हम उसे अच्छे से सीख लेते हैं तब वो कठिन नहीं होता। संजय बोल रहा था। युवराज भी तब तक अंदर आ चुका था। बिल्कुल सही कहा आपने संजू, और ये नियम पढ़ाई के साथ साथ जीवन के हर पाठ पर लागू होते हैं। राशि और तनु ने सर हिला दिया। रतन आकर बोली, पढ़ाई हो गई हो तो चलिए, खाना तैयार है। फिर उसने युवराज की तरफ देखकर कहा, आइए सर। युवराज ने सर हिला दिया और अपनी परिचित मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। पुष्पा जी पूरी लगन के साथ डिनर टेबल लगा रही थी। वो खुश थी, साथ ही नर्वस भी। भार्गव परिवार का सदस्य आज उनके घर में उनके साथ खाना खाने वाले थे। ये बहुत ही बड़ी बात थी। युवराज और संजय को बिठाने के बाद प्रेम जी भी साथ में बैठ गए। तनु और राशि भी बैठ गई थी। पुष्पा जी ने कहा, बबुआ, हम बिना लहसुन प्याज का सादा खाना बनाए हैं। पंडित जी लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं ना। बाकी कोनो भूल हुआ हो तो माफ़ कीजिएगा। माता जी, ऐसे क्षमा मांगकर आप मुझे लज्जित ना करें। वैसे भी मांसाहार के अतिरिक्त मैं सब कुछ खा लेता हूँ। रतन ने कहा, मैंने बोला था मम्मी को, लेकिन संजय रतन की बात काटते हुए बोला, भार्गव निवास में भी सात्विक भोजन ही बनाया जाता है, लेकिन हम पर इतने अंकुश नहीं लगाए गए। हम बाहर जाकर गोलगप्पे भी खाते हैं। राशि ने कहा, सच में? आप लोग भी? हाँ, दूसरे इंसानों की तरह गोलगप्पे मुझे पंडित जी को भी बहुत प्रिय हैं। आशा और मिशा को भी गोलगप्पे बहुत पसंद हैं। पुष्पा जी ने खाना परोसते हुए कहा, हड़बड़ी में यही बन सका है, आप लोग शुरू कीजिए ना। युवराज ने श्री की तरफ देखा तो पुष्पा जी की सहायता कर रही थी। युवराज ने कहा, माता जी आप नहीं बैठेंगी? आप लोग खा लीजिए, फिर हम माँ बेटी खा लेंगी। युवराज ने फिर कोई प्रश्न नहीं किया और हाथ जोड़कर भोजन को प्रणाम किया और खाने लगे। युवराज को प्रेम से भोजन करता देखकर पुष्पा जी का हृदय संतोष से भर गया। श्री गर्म पूरियाँ लेकर आई और बिना पूछे युवराज की प्लेट में डाल दी।
युवराज ने श्री को देखा तो श्री ने पलकें झपका दी। वो बिना कुछ कहे खाने लगा। श्री वहीं खड़ी रह गई तो पुष्पा जी ने कहा, ए बाबू, संजय जी का खातिर भी पूरी ले आओ। श्री सर हिलाते हुए अंदर चली गई। पुष्पा जी ने मनुहार कर संजय और युवराज को खाना खिलाया तो उन्होंने इतना अधिक भोजन कर लिया था कि अंत में खीर खाने के लिए उनके पेट में जगह ही नहीं बची। खीर की कटोरी वैसे ही रखी रह गई। युवराज भोजन करके उठ चुका था। संजय हाथ धोने चला गया। पुष्पा जी श्री की मदद से टेबल साफ करने लगी। युवराज और संजय बागान में टहलने लगे। राशि और तनु भी साथ ही थी। रतन, श्री और पुष्पा जी भोजन करने लगी। संजय ने कहा, आज पेट बहुत ज़्यादा ही भर गया। युवराज ने कहा, माता जी ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया था। संजय बोला, और बहुत ही प्रेम से खिलाया भी। आनंद आ गया आज। युवराज टहलता रहा तभी राशि ने कहा, सर, आपने तो खीर खाई ही नहीं। ऐसी खीर तो कहीं नहीं मिलती। श्रीदी बहुत ही अच्छी खीर बनाती हैं। संजय ने हैरानी से बोला, खीर श्रीजी ने बनाई थी? तब तो खानी ही पड़ेगी, है ना पंडित? युवराज कुछ कहता उससे पहले रतन और श्री खीर लेकर वहाँ आ गई। संजय ने खीर की कटोरी उठा ली और एक चम्मच खाते बोला, सही कहा था राशि आपने, खीर बेहद स्वादिष्ट है। युवराज ने खीर की कटोरी उठाई और दूसरी कटोरी में आधी खीर डालने लगा तो श्री ने पीछे हटते हुए कहा, पंडित जी, ये क्या कर रहे हैं आप? युवराज ने धीरे से श्री के कान में कहा, आपने षड्यंत्र से हमें पूरियां ज़्यादा खिला दी तो सारी खीर के लिए हमारे पेट में स्थान नहीं बचा। जितना स्थान है उतना ही खीर ली है। चारों बहनों ने युवराज और संजय के साथ अच्छा समय बिताया। अंत में विदा लेते हुए युवराज ने फिर से प्रेम जी से सपरिवार राशि के विवाह में आने का आग्रह किया। प्रेम जी ने कहा, आप लोग इतना सम्मान दिए हैं तो हमारा भी फर्ज है कि हम आपका मान रखें। हम सब ज़रूर आएंगे। चारों लड़कियां उन्हें गाड़ी तक छोड़ने गई। युवराज ने गाड़ी में बैठते हुए श्री से कहा, खीर बहुत स्वादिष्ट थी। आशा है किसी दिन आप मेरे लिए मेरे घर में खीर बनाएंगी। श्री के कान गर्म हो गए थे। युवराज उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, आज की संध्या सदा के लिए स्मृति में रहेगी। इसके लिए आपका हृदय से आभार। श्री की उंगलियां युवराज की उंगलियों में कस गई थी। आज उसका दिल शायद युवराज को विदा करने का नहीं हो रहा था। रतन, राशि और तनु दूसरी तरफ संजय से बातें कर रही थी। राशि और तनु को संजय पढ़ाई संबंधित ज्ञान दे रहे थे। युवराज ने श्री से कहा, आप हमें जाने देना नहीं चाहती, किंतु रात्रि गहरी हो रही है, हमें जाना होगा। श्री ने झिझकते हुए कहा, जी जी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही, आप जा सकते हैं। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कुछ कह रही हैं और आपकी उंगलियां कुछ और। युवराज ने अपना हाथ उठा दिया। युवराज की हथेली खुली हुई थी लेकिन श्री की उंगलियां युवराज की हथेली पर कसी हुई थी। श्री के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, तभी युवराज ने अपनी उंगलियां कस ली। श्री हैरानी से युवराज को देखने लगी। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपनी स्वीकृति दे दें, उसके बाद यह हाथ आजीवन मेरे हाथों की शोभा बढ़ाएगा। तभी पीछे से संजय की आवाज़ आई, पंडित बे, अब चले, या सुबह का नाश्ता भी यहीं करने का इरादा है। युवराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। संजय ने कहा, श्री जी, रतन जी, आप सब घर आ जाइए, आप सबका धन्यवाद। तीनों बहनों ने हाथ जोड़ दिए और घर की तरफ मुड़ गई, लेकिन श्री वहीं खड़ी रही क्योंकि युवराज ने उसका हाथ थाम रखा था। वो विनयपूर्वक युवराज को देख रही थी, लेकिन युवराज शरारती मुस्कान के साथ खड़ा था। तभी रतन की आवाज़ आई, श्री दी चलो। दूसरी तरफ खड़ी श्री की हालत से उसकी बहनें अनजान थी। श्री ने मुश्किल से कहा, पंडित जी प्लीज़ जाने दीजिए ना। युवराज ने अपना दूसरा हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहा, हाय, इतने प्रेम से आप मेरे प्राण भी मांग लें तो मैं दे दूं। युवराज ने अपनी पकड़ ढीली कर दी तो श्री ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और तेज़ी से रतन की तरफ भागी। युवराज मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गया तो संजय ने कहा, पंडित बे, आजकल बहुत चालाकियाँ सीख गया है तू। तेरे कारण से मुझे राशि और तनु को व्यर्थ की बातों में लगाए रखना पड़ा। तभी तो कहता हूँ कि तुम ही मेरे मित्र हो संजू। अब घर चलें, सभी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। संजय ने कहा तो युवराज ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। राशि और तनु सो चुकी थी। श्री अपने फ़ोन में व्यस्त थी। युवराज के संदेश श्री के चेहरे की रंगत बदल रहे थे। रतन काफ़ी देर पहले से चेहरे पर चादर डाले श्री की तरफ देख रही थी। युवराज ने श्री को संदेश भेजा था, आपके सारे उत्तरदायित्वों का आधा भार मेरा होगा श्री जी, आप एक बार इस विषय में अवश्य सोचें। शुभ रात्रि। युवराज का अंतिम संदेश श्री काफ़ी देर से पढ़ रही थी। युवराज ऑफलाइन जा चुका था लेकिन श्री की आंखें युवराज के संदेश पर ही गड़ी हुई थी। तभी रतन उठकर बैठी और आंखें छोटी करते हुए बोली, श्री दी, तुम्हारे और युवराज सर के बीच क्या चल रहा है? ओह तो दोस्तों, अब रतन के सवाल का जवाब क्या और कैसे देगी श्री, आगे वाले भाग में ही पता चलेगा। तो बने रहें साथ बेताबी तेरे इश्क की में।